फिल्म की शुरुआत शॉशैंक जेल से होती है, एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला। यहां से भागने की कोशिश करना मतलब सीधा मौत को न्योता देना, और ये बात हर कैदी जानता है। फिर सीन सीधे कोर्टरूम में जाता है, जहां एक बैंक मैनेजर एंडी डुफ्रेन को अपनी पत्नी और उसके दोस्त की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। मजे की बात यह है कि एंडी बेकसूर होता है, लेकिन अफसोस उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई सबूत नहीं होता। कानून के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे भेज दिया जाता है उसी खौफनाक जगह शॉशैंक जेल। जेल में एंडी बाकी नए कैदियों के साथ पहुंचता है। उधर पुराने कैदी उन्हें ऐसे घूरते हैं जैसे कोई सर्कस देखने आए हो। वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं कि आज कौन सा नया कैदी सबसे पहले रोएगा। एक कैदी होता है रेड, जो कहता है ये एंडी तो अमीर और नाजुक लगता है, सबसे पहले यही रोएगा। रेड को पूरा भरोसा होता है, लेकिन आगे जो होता है वो सबका दिमाग हिला देता है। रात होती है, सबको उनकी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। पुराने कैदी जानबूझकर डरावनी आवाजें निकालते हैं ताकि नए लोग टूट जाएं। कई नए कैदी सच में रो पड़ते हैं, लेकिन एंडी बिल्कुल चुप रहता है। न आंसू, न डर, न चीख। ये देखकर रेड हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने एंडी को गलत समझा था। ये आदमी दिखने में शांत है, लेकिन अंदर से लोहे जैसा मजबूत है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त एंडी एक पुराने कैदी से जेल के नियमों के बारे में पूछता है। वो कैदी उसे सब कुछ समझाता है और बताता है कि जेल में अगर कोई बाहर की चीज मंगवा सकता है तो वो सिर्फ रेड है। थोड़ी देर बाद एंडी खुद रेड के पास जाता है। रेड कुछ बोले उससे पहले ही एंडी साफ कह देता है, मैं भागने या किसी को मारने वाली कोई चीज नहीं मंगवाऊंगा। ये सुनकर रेड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। एंडी रेड से रॉक हैमर मांगता है, एक छोटा सा हथौड़ा। वो कहता है मुझे किसी पर हमला नहीं करना, क्योंकि यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। रेड हल्की मुस्कान के साथ कहता है अभी नहीं है, लेकिन जल्दी बन जाएंगे। रेड जानता है कि कुछ गंदे लोग पहले से ही एंडी पर नजर रखे हुए हैं। वाकई कुछ कैदी चोरी छुपे एंडी को पीटते हैं और उसका शोषण करते हैं, लेकिन एंडी कभी शिकायत नहीं करता, न लड़ता है न बदला लेता है, बस चुपचाप सहता रहता है। रेड आखिरकार उसके लिए रॉक हैमर मंगवा देता है। जब वो हथौड़ा देखता है तो हंस पड़ता है। वो कहता है इससे सुरंग खोदने बैठा तो 600 साल लग जाएंगे। फिर भी वो हथौड़ा ब्रूक्स, जेल के बूढ़े लाइब्रेरियन के जरिए एंडी तक पहुंचा देता है। एंडी को इसकी जरूरत क्यों है, ये बात अभी किसी को समझ नहीं आती। समय बीतता है, बुरे लोग एंडी को परेशान करते रहते हैं, लेकिन एंडी हमेशा शांत रहता है, जैसे उसे सब्र करने की आदत हो। 2 साल बाद जेल ऐलान करती है कि कुछ कैदी छत की मरम्मत करेंगे। एंडी को भी चुना जाता है। काम के दौरान एंडी एक गार्ड हेडली की बात सुन लेता है। हेडली कहता है मेरे भाई की मौत हो गई, उसने मुझे पैसे छोड़े हैं, लेकिन अगर मैंने वो पैसे लिए तो भारी टैक्स देना पड़ेगा। एंडी ध्यान से सब सुनता है और हिम्मत करके गार्ड के पास चला जाता है। वो अचानक पूछता है क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? गार्ड चौंक जाता है और गुस्से में आकर एंडी को छत से नीचे फेंकने वाला होता है, लेकिन एंडी तुरंत बोल पड़ता है अगर आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं तो पैसे उसे गिफ्ट कर दीजिए। कानून के हिसाब से पत्नी को दिया गया पैसा टैक्स फ्री होता है। वो आगे कहता है मैं आपके सारे कागज तैयार कर दूंगा, कोई वकील इसके लिए बहुत पैसे लेगा, लेकिन मैं ये सब मुफ्त में कर दूंगा। हेडली हैरान हो जाता है। वो पूछता है इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराकर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्तों को थोड़ी बियर पिला दीजिए। अगले दिन एंडी के दोस्त बियर पीते हुए हंस रहे होते हैं। ये छोटा सा पल बताता है कि एंडी ने सिर्फ गार्ड की मदद नहीं की, उसने जेल के अंदर इज्जत भी कमा ली है, और यहीं से उसकी कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है। धीरे धीरे एंडी और रेड अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं, जैसे जेल के बीचों बीच कोई छोटी सी दोस्ती की दुनिया बन गई हो। एक दिन जब सब कैदी मिलकर फिल्म देख रहे होते हैं, एंडी अचानक रेड से कहता है मुझे उस अभिनेत्री का एक पोस्टर चाहिए। रेड मुस्कुराता है। उसे लगता है एंडी भी अब जेल की जिंदगी में थोड़ा रंग ढूंढ रहा है। लेकिन उसी रात जब एंडी अपनी कोठरी की तरफ जा रहा होता है, वही पुराना गुंडों का गिरोह उसे पकड़ लेता है। फर्क बस इतना होता है कि इस बार एंडी डरता नहीं, वो पहली बार खुलकर मुकाबला करता है। ये देखकर वो लोग और भड़क जाते हैं और एंडी को इतना बुरी तरह पीटते हैं कि उसे पूरा 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ता है। हमलावर को सजा मिलती है, 1 हफ्ता एकांतवास में बंद कर दिया जाता है। उसी दौरान ऑफिसर हेडली उससे मिलने आता है। हेडली गुस्से में होता है क्योंकि उसे एंडी पसंद है, खासकर इसलिए क्योंकि एंडी ने उसकी मदद की थी। एंडी का बदला लेने के लिए हेडली उस हमलावर को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। ये देखकर साफ हो जाता है शॉशैंक में ताकत इंसाफ से ज्यादा बोलती है। 1 महीने बाद एंडी वापस अपनी कोठरी में लौटता है। रेड उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे वो पोस्टर गिफ्ट में देता है। एंडी मुस्कुराते हुए पोस्टर दीवार पर लगाने लगता है। तभी अचानक वार्डन आ जाता है निरीक्षण के लिए। वो पूरी कोठरी की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिलता। एंडी बस बाइबल हाथ में पकड़े खड़ा होता है। वार्डन बाइबल लेता है, पलटता है और फिर वापस दे देता है। असल में ये तलाशी सिर्फ एक बहाना होती है। वार्डन एंडी से मिलना चाहता था क्योंकि उसने सुन रखा था कि एंडी पैसों के मामले में बहुत तेज है। वो एंडी को अपने लिए काम पर रख लेता है। वार्डन एंडी को लाइब्रेरियन बना देता है।
है। अब धीरे धीरे सारे गार्ड अपने टैक्स और पैसों की परेशानी लेकर एंडी के पास आने लगते हैं। एंडी जेल में काफी मशहूर हो जाता है। काम इतना बढ़ जाता है कि वो रेड को अपना असिस्टेंट रख लेता है। दिन बीतते जाते हैं। जेल का सबसे बूढ़ा कैदी ब्रूक्स, जो एंडी और रेड का अच्छा दोस्त होता है, रिहा किया जाने वाला होता है, लेकिन वो खुश नहीं होता। ब्रूक्स ने 50 साल जेल में बिताए होते हैं। उसे बाहर की दुनिया से डर लगता है। वो नहीं चाहता कि उसे छोड़ा जाए। डर के मारे वो एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है ताकि लोग उसे जेल में ही रखें, लेकिन फिर भी उसे रिहा कर दिया जाता है। उसे जबरदस्ती बाहर भेज दिया जाता है। बाहर की दुनिया उसे अजनबी लगती है। सब कुछ बहुत तेज, बहुत बदल चुका होता है। आजादी जो कभी सपना थी अब उसे डरावनी लगती है। इस अकेलेपन को वो सह नहीं पाता और आखिरकार खुदकुशी कर लेता है। मरने से पहले वो एंडी और रेड के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जिसे पढ़कर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इधर जेल के अंदर वार्डन का एक नया खेल शुरू हो चुका होता है। वो कैदियों को बाहर के काम के ठेके दिलवाता है। कैदियों को कोई पैसा नहीं देता और खुद ढेर सारा काला धन कमाता है। सब जानते हैं कि ये पैसा गैर कानूनी है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता। वार्डन एंडी को अपने पास रखता है ताकि पैसों का हिसाब साफ दिखे। उसकी वजह से बाहर के ईमानदार मजदूरों की नौकरियां चली जाती हैं, क्योंकि वार्डन सस्ता काम देता है। इसी बीच एंडी वार्डन के सारे पैसे एक नकली नाम से जमा करता रहता है, एक ऐसे आदमी के नाम से जो असल में मौजूद ही नहीं होता। और यहीं से कहानी एक बार फिर नई दिशा में मुड़ने लगती है। इस तरह सारा पैसा छुपा हुआ और पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जेल के अंदर सब कुछ बाहर से शांत लगता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत बड़ा तूफान पड़ रहा होता है। कुछ दिन बीतते हैं। नए कैदियों में एक युवा लड़का आता है, टॉमी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन दिल से साफ और बातों में सीधा होता है। धीरे धीरे उसकी एंडी से दोस्ती हो जाती है। एक दिन टॉमी को पता चलता है कि एंडी असल में बेकसूर है। ये सुनते ही टॉमी परेशान हो जाता है और यहीं से फिल्म एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। एंडी टॉमी से कहता है, मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। ये सुनकर एंडी का दिल जोर से धड़कने लगता है। टॉमी बताता है कि वो एक चोर को जानता था। एक रात उस चोर ने एक घर में चोरी की। घर का मालिक जाग गया और घबराहट में उस चोर ने पति और पत्नी दोनों को मार दिया। बाद में उसे पता चला कि इस जुर्म के लिए एक बैंकर को फंसा दिया गया है। टॉमी शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे सच पता था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए चुप्पी साध ली। मुझे एंडी के केस के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब वो पहले ही जेल में था। एंडी पूरी तरह हिल जाता है। इतने सालों बाद सच उसके सामने खड़ा होता है। ये कोई कहानी नहीं, ये असली सबूत है। एंडी तुरंत वार्डन के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन वार्डन ठंडे अंदाज में सबको झूठ कहकर टाल देता है। असल बात ये होती है कि अगर एंडी जेल से बाहर गया तो वार्डन के सारे काले राज बाहर आ जाएंगे। एंडी वादा करता है, मैं आपके सारे राज सुरक्षित रखूंगा, लेकिन वार्डन मुस्कुराता है और एंडी को फिर से एकांतवास में बंद कर देता है। इसके बाद वार्डन टॉमी से मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या जो तुमने कहा वो सच है? टॉमी बिना डरे जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सच। वार्डन फिर पूछता है, क्या तुम ये बात जज के सामने कहोगे? जैसे ही टॉमी हाँ कहता है, वार्डन चुपचाप गार्ड को इशारा करता है और अगले ही पल टॉमी को गोली मार दी जाती है। एकांतवास में बंद एंडी को बताया जाता है कि टॉमी भागने की कोशिश में मारा गया, लेकिन एंडी सब समझ जाता है। उसे पता होता है ये सीधा कत्ल था। एंडी के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। जब वार्डन उससे मिलने आता है तो उसे और 1 महीना एकांतवास की सजा दे देता है। पूरी जेल जानती है कि एंडी के साथ नाइंसाफी हो रही है। हर कैदी उसके लिए दुख महसूस करता है। 2 महीने बाद एंडी वापस जेल के आंगन में आता है और रेड से मिलता है। एंडी अचानक पूछता है, क्या तुम कभी बाहर जाओगे? रेड हल्की हंसी के साथ कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। एंडी मुस्कुराकर कहता है, मैं मेक्सिको जा रहा हूँ। वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, एकदम जन्नत जैसी। मैं वहाँ एक होटल खोलूंगा और एक पुरानी नाव ठीक करूंगा, जैसे तुम जेल में चीजें मंगवाते हो। दोनों हंसते हैं, लेकिन रेड अचानक गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम झूठी उम्मीद पाल रहे हो। उम्मीद आदमी को पागल बना देती है। एंडी उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। वो रेड से कहता है, मुझसे एक वादा करो, जब तुम बाहर निकलो तो एक काम जरूर करना। एंडी रेड को एक जगह बताता है। एक पत्थर की दीवार के पास एक बड़ा पेड़ है। दीवार में एक काला पत्थर है, उसके नीचे एक डिब्बा दबा है। तुम्हें वो ढूंढना होगा। रेड पूछता है, वहीं क्यों? एंडी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैंने उसी जगह अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। इसके बाद एंडी फिर से वार्डन के पास जाता है। वो सारे कागज पूरे करता है, सारी फाइलें ठीक करता है और हिसाब किताब की किताबें सेफ में रख देता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि एंडी अंदर ही अंदर सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है। इसके बाद वार्डन एंडी को अपने कोट और जूते देता है और कहता है, इन्हें साफ करो, चमकाओ। ये एंडी का काम नहीं होता। फिर भी एंडी बिना सवाल किए शांति से हाँ कह देता है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक होती है। काम खत्म करके एंडी अपनी कोठरी में लौट जाता है, लेकिन रेड का दिल बेचैन हो जाता है।
उसे लगता है कि एंडी जिस तरह बात कर रहा था वो कहीं खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। ऊपर से वार्डन का बर्ताव भी आज कुछ ज्यादा ही सख्त था। रात किसी तरह गुजर जाती है, सुबह होती है, कोठरियों के दरवाजे खुलते हैं, सारे कैदी बाहर निकलते हैं, लेकिन एंडी नहीं निकलता। ये देखकर रेड का दिल बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कुछ बहुत गलत है। ये पहली बार होता है जब एंडी बाहर नहीं आया। गार्ड उसकी कोठरी की जांच करते हैं और अचानक घबराकर बाहर दौड़ते हैं। उधर वार्डन अपने जूते पहनता है और जूते के डिब्बे में एंडी के पुराने जूते देख लेता है। वार्डन आग बबूला हो जाता है। वो दौड़ता हुआ कोठरियों की तरफ जाता है। पूरी जेल में अलार्म बजने लगते हैं। ये भागने का अलार्म होता है। वार्डन देखता है एंडी गायब है। वो रेड को बुलाता है और चिल्लाकर पूछता है वो कहाँ है। रेड सच्चाई से कहता है मुझे नहीं पता। वार्डन गुस्से में चिल्लाता है वो हवा में तो गायब नहीं हो गया। गुस्से में वो पत्थर उठाकर गार्ड्स और रेड की तरफ फेंकने लगता है। एक पत्थर दीवार पर लगता है और पोस्टर को चीरता हुआ निकल जाता है। सब पोस्टर को फाड़ देते हैं। पीछे जो दिखता है वो सबकी सांसें रोक देता है। एक सुरंग। रेड सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आता है एंडी ने ये सब उस छोटे से हथौड़े से किया था। एंडी सच में हैरान करने वाला इंसान था। अब हमें दिखाया जाता है कि एंडी कैसे भागा। सालों तक हर रात एंडी दीवार खोदता रहा। हर दिन मिट्टी अपनी जेबों में छुपाकर आंगन में गिरा देता था। धीरे धीरे बिना किसी को पता चले सुरंग पूरी हो गई। उधर वार्डन पूरी जेल छान मारता है, लेकिन एंडी कहीं नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ वो छोटा हथौड़ा और एंडी के पुराने कपड़े मिलते हैं। एंडी बहुत चालाक था। उसने वार्डन के सारे अपराधों के सबूत पहले ही छुपा लिए थे। आखिरी दिन उसने अपनी बाइबल सेफ में रख दी थी और असली चाल तो यहाँ थी। जब वार्डन ने एंडी को अपना सूट साफ करने को दिया था, एंडी ने वही सूट अपनी जेल की वर्दी के नीचे पहन लिया था। मतलब साफ था, एंडी उस रात सिर्फ भागा नहीं, उसने पूरा खेल जीत लिया था। एंडी वार्डन के जूते भी अपने साथ ले जाता है। यही वजह थी कि उसने अपने पुराने जूते डिब्बे में छोड़ दिए। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि बहुत सोच समझकर की गई चाल थी। उस रात एंडी चुपचाप लाइट बंद होने का इंतजार करता है। जैसे ही सब सो जाते हैं, वो उस गुप्त सुरंग से निकल पड़ता है। वो सुरंग के रास्ते सीधे बड़े पाइपों तक पहुंचता है। एंडी एक गंदे सीवर पाइप को तोड़ता है और करीब 500 गज तक रेंगते हुए उस भयानक गंदगी से बाहर निकलता है और फिर एक नदी में पहुंचकर आजादी की सांस लेता है। वो पल ऐसा होता है जैसे इंसान दोबारा जन्म ले रहा हो। अगली सुबह एंडी सीधे बैंक जाता है। उसके पास पूरे कागज होते हैं, नकली पहचान पत्र और वो सारे दस्तावेज जो उसने सालों पहले तैयार किए थे। वो बैंक में जाकर वार्डन का सारा पैसा अपने नाम ट्रांसफर कर लेता है। ये सब एंडी की सालों की प्लानिंग का नतीजा था। उसने एक ऐसा नकली इंसान बना रखा था जिस पर किसी को शक ही ना हो। आखिरकार एंडी आजाद भी हो जाता है और अमीर भी। रकम थी $3 लाख से भी ज्यादा। जो कभी एक कैदी था, अब अपनी जिंदगी का मालिक बन चुका था। लेकिन एंडी यही नहीं रुकता। वो वार्डन के सारे अपराधों के सबूत अखबारों को भेजता है। हत्या, भ्रष्टाचार, काला धन, सब कुछ सामने आ जाता है। जब पुलिस जेल पहुंचती है, वार्डन घबराकर अपना सेफ खोलता है। अंदर उसे मिलती है एंडी की वही बाइबल, वही जो उसने सालों पहले एंडी के हाथ में देखी थी। और उसी पल वार्डन समझ जाता है कि जिस इंसान को वो सबसे कमजोर समझता था, वही इंसान उसे पूरी तरह तबाह कर चुका है। वार्डन बाइबल खोलता है और उसके अंदर देखकर सन्न रह जाता है। उसमें हथौड़े की कटी हुई जगह बनी होती है। यही एंडी ने वो छोटा सा हथौड़ा सालों तक छुपा कर रखा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाइबल के अंदर भागने की चाबी छुपी होगी। बाइबल में एंडी का एक संदेश भी होता है, शांत। लेकिन वार्डन के लिए सबसे बड़ा झटका, वार्डन अब सब समझ चुका होता है। उसकी सत्ता, उसका पैसा, उसका डर, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। शर्म और डर से टूटकर वार्डन खुद को गोली मार लेता है। जिस जेल को वो अपनी ताकत समझता था, वही जेल उसकी कब्र बन जाती है। कुछ समय बाद रेड को अच्छे व्यवहार के कारण आखिरकार रिहा कर दिया जाता है। वो बाहर की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन सब कुछ उसे अजीब लगता है। रेड उसी कमरे में रहने लगता है जहां उसका दोस्त ब्रूक्स रहा करता था। वक्त के साथ उसके अंदर भी एक खालीपन भरने लगता है। वो उदास हो जाता है और एक पल के लिए खुदकुशी के बारे में भी सोचता है, लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वही याद उसे संभाल लेती है। रेड निकल पड़ता है उस जगह की तरफ जो एंडी ने बताई थी। पत्थर की दीवार के पास पेड़ के नीचे वो काला पत्थर ढूंढता है। उसके नीचे मिलता है एक छोटा सा डिब्बा। डिब्बे के अंदर थोड़े पैसे होते हैं और एक चिट्ठी। एंडी ने लिखा होता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रेड के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आ जाती है। रेड अपना डर पीछे छोड़कर मेक्सिको की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ वो एंडी को समुद्र किनारे एक पुरानी नाव ठीक करते हुए पाता है। एंडी उसे देखकर खुशी से चमक उठता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। उस पल सब साफ हो जाता है। एंडी सही था। उम्मीद पागल नहीं बनाती, उम्मीद जिंदा रखती है। फिल्म यहीं खत्म होती है।